जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बच्चे आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन इंशाल्लाह। जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 3 जहाँ से हमने लास्ट टाइम किया था एंड किया था एक्सप्रेशन को आज डिस्कस करना है। तो बिफोर डिस्कसिंग एनीथिंग लेट्स हैव अ क्विक ओवरव्यू व्हाट वी already have done and basically we have discussed some fundamentals about C++। सो इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो पहले एक जस्ट एक ओवरव्यू लेने के लिए ताकि हम एक फ्लो में दोबारा से उसको डिस्कस कर सकें। तो लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि आइडेंटिफायर्स कोई भी सी प्लस प्लस में जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें कुछ आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स को हमने देखा कि उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं। आइडेंटिफायर्स बेसिकली किसी भी वेरिएबल का या किसी भी कांस्टेंट का या कोई भी फंक्शन है उसका जो नेम है उसको हम आइडेंटिफाई कहते हैं। तो उसकी हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं जिस तरह हम सी इन सी आउट यूज़ करते हैं, इसी तरह यूज़र आइडेंटिफायर्स होते हैं। जिस तरह हम लोग खुद से जो वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं उनको हम यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स कहते हैं। नेक्स्ट फिर हमने ये भी देखा कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं उनको हम रिजर्व वर्ड्स भी कह सकते हैं। और ओवरऑल ऐसे वर्ड्स जो जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जिनके कुछ स्पेसिफिक पर्पस हैं, मीनिंग्स हैं, उनको हम जब भी यूज़ करेंगे तो उस सी प्लस प्लस उनको उसी स्पेसिफिक पर्पस कंसिडर करेगा और उसको उसके अकॉर्डिंगली एक्ट करेगा। तो हमने ये डिस्कस किया था कि ओवरऑल 63 अराउंड 63 कीवर्ड्स हैं जो सी प्लस प्लस में यूज़ होते हैं और ये उसकी एक लिस्ट हमने ये देखी। देन कुछ डेटा टाइप्स हमने देखी कि डेटा टाइप्स क्या चीज़ होती हैं। जब भी सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें डेटा टाइप्स यूज़ होती हैं। तो हमने डिफरेंट टाइप की डेटा टाइप्स देखी। जैसे इंटीजर है, इंटीजर को इन शॉर्ट इंट लिखते हैं और इसमें जो न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा आती है फ्लोट है। उसी तरह इसमें रियल वैल्यू ऐड करते हैं। डबल है तो रियल वैल्यू को अगर थोड़ा सा लार्ज अमाउंट में ऐड करना हो तो उसके लिए डबल यूज़ करते हैं। करेक्टर डाटा टाइप होती है जिसमें हम करेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली जब भी हम किसी भी डाटा को स्टोर करना चाहते हैं तो पहले बताते हैं कि किस तरह का डाटा हमने स्टोर करना है सिस्टम के अंदर। तो जब हम उसकी कैटेगरी बताते हैं कि किस तरह का डाटा स्टोर करना है तो उसके लिए हम उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं। तो उसकी डाटा टाइप्स ये हमारे पास मल्टीपल डाटा टाइप्स हैं। इसको वन बाय वन हमने डिस्कस किया। फिर ये भी देखा कि हर एक डाटा टाइप की फर्दर सब डाटा टाइप्स हैं। जैसे इंटीजर है तो इंटीजर की सब डाटा टाइप्स हैं जैसे इंट, शॉर्ट, अनसाइंड इंट, लॉन्ग, अनसाइंड लॉन्ग। तो इनमें डिफरेंस भी हमने देखा कि जो डिफरेंस है वो दो तरह का है। एक है कि हम किस तरह की वैल्यू इसमें सेव करवा सकते हैं। कुछ डाटा टाइप्स हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंटीजर वैल्यू सेव करवा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी डाटा टाइप्स हैं जिसमें जस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवा सकते हैं। तो इनमें डिफरेंस एक तो ये है, दूसरा है कि साइज़ का हमारा जो जैसे जैसे डाटा टाइप्स चेंज होती जाती हैं हम डिफरेंट टाइप की डाटा टाइप को बेस ऑन इट्स साइज़ भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जैसे इंटीजर आपके 2 बाइट्स लेता है और शॉर्ट 2 बाइट्स हैं। अब अगर जो लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें देखा जाए तो इंटीजर को 4 बाइट्स भी ऑक्यूपाई होते हैं। तो इसलिए दिस इज़ नॉट अ बिग डिबेट एंड नॉट बिग डील। ये हमें इतना पता होना चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या है। अनसाइंड है तो अनसाइंड के लिए हम जो नेगेटिव वैल्यू है वो स्टोर नहीं करवा सकते। फर्दर बच्चे हम लोगों ने फिर डिस्कस किया कि रियल डाटा टाइप्स उसकी भी डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़ी। फ्लोट, डबल और लॉन्ग डबल। सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि हमारे पास माइनस वैल्यू और प्लस वैल्यू। जैसे -38 10 रेज टू द पावर -38 टू 10 रेज टू द पावर +38। तो ये डिफरेंट डाटा टाइप्स हैं आपके पास। ये जितनी भी रियल वैल्यू इसका मतलब है कि जो डेसिमल बेस वैल्यू हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फर्दर फिर हमने देखा कि करैक्टर डाटा टाइप भी होती है एक हमारे पास। करैक्टर डाटा टाइप में हमारा हमेशा हम किसी करैक्टर को ही स्टोर करवा सकते हैं जैसे ABCXYZ। सिंगल करैक्टर को जब भी हमने कोई बेशक वो सिंबल है या कोई एक करैक्टर है या सिंगल डिजिट है
तो उसको जब एज अ करेक्टर, ठीक है, जैसे 5 को अगर हम एज अ करेक्टर लेंगे, ठीक है, तो उसको हम सिंगल कोट में लिखें, लेकिन अगर एज अ डिजिट लेंगे, इंटीजर लेंगे, तो उसके लिए उसकी डाटा टाइप इंटीजर डिफाइन करेंगे। अगर करेक्टर लेते हैं तो वो जस्ट एक सिंबल होता है, अगर इंटीजर लेते हैं तो उसकी वो वैल्यू होती है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि इंटीजर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो क्या चीज़ें हैं, ये देखिए डिस्कस किए कि जब हम वैल्यूज़ को उनकी रेंज से ज़्यादा लिख ऐड कर देते हैं, जैसे इंटीजर की वैल्यू है 32,767, ठीक है, तो अगर किसी इंटीजर वैल्यू में हम उस इस रेंज से ज़्यादा वैल्यू ऐड कर देते हैं तो वो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाता है। और इसी तरह इन कंट्रास्ट अगर हम माइनस से लेस वैल्यू ले जाते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं, तो वो इंटीजर ओवरफ्लो अंडरफ्लो आ जाता है, अंडरफ्लो की कैटेगरी में। इसकी कुछ ये एग्जांपल्स हैं कि कैसे हम इंटीजर ओवरफ्लो और अंडरफ्लो को चेक कर सकते हैं। फिर हमने ये देखा कि कुछ एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, साइंटिफिक एक्सपोनेंशियल नोटेशंस, जैसे मैंटिसा है, एक्सपोनेंट है, तो इनको भी हम अपनी प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने डिटेल में देखा कि वेरिएबल क्या चीज़ है, वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, वेरिएबल की प्रॉपर्टीज़ क्या होनी चाहिए, और वेरिएबल की डिक्लेरेशन। दो चीज़ें हमने पढ़ी थी कि एक वेरिएबल डिक्लेरेशन होती है और एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो हमने देखा कि वेरिएबल की डिक्लेरेशन के वक्त हम क्या करते हैं, उसकी जब डाटा टाइप और कोई भी वेरिएबल का नेम लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन, एंड इट शुड ऑलवेज बी टर्मिनेटेड बाय अ टर्मिनेटर दैट इज कॉल्ड सेमीकोलन। फिर उसके बाद बच्चे हमने देखा कि रूल्स क्या हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के, तो हमने फंडामेंटल रूल्स डिफाइन किए हुए, जो उनको स्टडी किया कि ये कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। फिर इनिशियलाइजेशन को देखा कि इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि जब हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, जैसे इंट मार्क्स, दिस इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन, और अगर हम मार्क्स को कोई वैल्यू असाइन कर देते हैं, देन दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो उसका जो सिंटेक्स है एक फंडामेंटल वो ये है कि टाइप नेम, आप उसका जो टाइप है वो बताएं, उसके बाद वेरिएबल का नेम बताएं और उसको एक वैल्यू असाइन कर दें, देन दिस इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। ठीक है जी। फर्दर फिर हमने बच्चे चीज़ें देखी कि हमारे पास नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स क्या हैं, कॉन्स्टेंट्स की कुछ हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स देखी, डिफरेंट टाइप्स देखी कि एक कांस्टेंट है लिटरल कांस्टेंट। पहले कांस्टेंट को हमने डिस्कस किया कि कांस्टेंट ऐसी चीज़ है जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन जिसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन इसकी फर्दर फिर कुछ टाइप्स पढ़ी, लिटरल कांस्टेंट हैं और सिंबॉलिकल कांस्टेंट हैं। लिटरल कांस्टेंट में हमने देखा कि जैसे हमारे पास 19, हेलो वर्ल्ड, दीज आर एक्चुअली द लिटरल कांस्टेंट। और सिंबॉलिकल कांस्टेंट को फिर हमने फर्दर डिटेल में डिस्कस किया। लिटरल में हमने देखा कि इसके डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, इंटीजर, फ्लोट, वेक्टर, स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के लिटरल कांस्टेंट्स हैं। सिंबॉलिकल कांस्टेंट में देखा कि हम लोग सिंबॉलिकल कांस्टेंट को जब भी यूज़ करते हैं तो उसके लिए कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं या फिर डिफाइन का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं हम सिंबॉलिकल कांस्टेंट को यूज़ करने के। फर्दर फिर हम लोगों ने इसी की चीज़ों को एक प्रोग्राम के साथ भी डिस्कस किया। फॉर एग्जांपल हम एक पाई एक कांस्टेंट है तो उसको परमानेंट डिफाइन कर देते हैं, तो उसके लिए हम एक प्रोग्राम को भी हमने एक ओवरव्यू दिया। आज बच्चे जो चीज़ है डिस्कस करने वाली वो है, हम स्टार्ट करते हैं एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है? स्टेटमेंट दैट evaluates to a value is called an expression। ये वही चीज़ है जिस तरह हम लोग नॉर्मली मैथमेटिक्स में चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं कि एक्सप्रेशन क्या होती है। किसी भी एक्सप्रेशन में कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, कुछ ऑपरेंड्स होते हैं, ठीक है, जो कोई प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई करते हैं और कुछ रिजल्ट्स आते हैं। तो एक्सप्रेशन भी यहाँ पे सेम चीज़ है। कहते हैं एक्सप्रेशन गिव्स अ सिंगल वैल्यू। जब हम एक्सप्रेशन को वैल्यूएट करते हैं तो उसकी रिजल्ट में हमें एक सिंगल वैल्यू मिलती है।
एन एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स। अब ऑपरेटर्स क्या हैं और ऑपरेंड्स क्या हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये नीचे अगर हम देख लें, चलें इधर ही पढ़ लेते हैं। अब एन ऑपरेटर इज़ अ सिंबल दैट परफॉर्म सम ऑपरेशंस। ठीक है, तो हमें पता है जैसे फॉर एग्जांपल प्लस माइनस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये जितने भी हैं ये हमारे ऑपरेटर्स हैं। ऑपरेंड इज़ अ वैल्यू ऑन विच द ऑपरेटर परफॉर्म सम ऑपरेशन। तो जो ऑपरेंड्स होते हैं वो उसकी वैल्यूज़ होती हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 5, 10, 5 प्लस 10, तो 5 और 10 जो है ये ऑपरेंड्स होंगे और प्लस जो है वो वहाँ पे ऑपरेटर होगा। नीचे अगर एग्जांपल देखें तो यहाँ पे है ए प्लस बी, यहाँ पे ए और बी ऑपरेंड्स हैं और प्लस जो है ये ऑपरेटर है। इसी तरह m डिवाइडेड बाय n, m एंड n आर ऑपरेंड्स एंड डिवीजन इज एन ऑपरेटर। सो ये डिफरेंट इसकी कैटेगरी, डिफरेंट एग्जांपल्स हैं एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एक्सप्रेशंस को यूज़ कर सकते हैं। हम कंप्यूटर साइंस में जब पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली भी हो सकती हैं, वो किसी भी तरह की, अगर मैथमेटिक्स में हैं तो वो डेफिनेटली काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस होंगी। जैसे ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम अपने कोई भी प्रॉब्लम जो दो नंबर ऐड करेगी उसको हमेशा यूज़ कर सकते हैं। फर्दर बच्चे हम लोगों ने फिर देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या चीज़ें हैं। अब ऑपरेटर को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं क्योंकि ऑपरेटर की डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कहते हैं ऑपरेटर आर सिंबल दैट आर यूज टू परफॉर्म सर्टन ऑपरेशंस ऑन डाटा। किसी भी डाटा के ऊपर कुछ खास किस्म का जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। तो सी प्लस प्लस प्रोवाइड अ वैरायटी ऑफ ऑपरेटर्स। सी प्लस प्लस में हमारे पास डिफरेंट टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। दीज इंक्लूड अरिथमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बिट वाइज ऑपरेटर्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज को हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। कहते हैं जी यूनरी ऑपरेटर कौन कौन से हैं। A type of operator that works with one operand is known as unary operator। नॉर्मली होता क्या है कि जब भी हम ऑपरेटर की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर है वो एक एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में मल्टीपल ऑपरेंड्स होते हैं। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी, ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास कितने ऑपरेंड्स हैं, बी और ए, ये दो ऑपरेंड्स हैं। लेकिन यूनियन ऑपरेटर क्या कहता है, कहता है ऑलवेज वर्क विद वन ऑपरेंड, ठीक है, इज नोन एज यूनियन ऑपरेटर। तो ये यूनियन ऑपरेटर होते कौन से हैं, जब डबल प्लस और डबल माइनस आप ऐड कर देते हैं, दीज आर कॉल्ड यूनियन ऑपरेटर। तो इसको हम इस फेस से भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने ए प्लस वन करना है, तो इसको हम एक और वे के साथ भी लिख सकते हैं, प्लस प्लस ए, ठीक है, या फिर ए प्लस प्लस, ठीक है। इनके थोड़ा सा चेंज है मीनिंग्स। ये जो प्लस प्लस ए है अगर पहले लिख दें तो इसका पर्पस डिफरेंट है, अगर बाद में प्लस प्लस लिख दें तो इसका पर्पस डिफरेंट है। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ते हैं, आगे भी आएगा। तो फिलहाल आप ये देखें कि जहाँ पे प्लस प्लस डबल सिंबल आ जाए वहाँ पे उसको हम एज अ यूनरी ऑपरेटर कह सकते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर क्या चीज़ें हैं। बाइनरी ऑपरेटर में हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटर दैट वर्क विद टू ऑपरेंड इज नोन एज अ बाइनरी ऑपरेटर। ऐसे ऑपरेटर जो हमेशा दो ऑपरेंड के साथ काम करते हैं, दो आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर। तो बाइनरी ऑपरेटर्स हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे पास किस तरह के ऑपरेटर्स हैं। नॉर्मली जो एक्सप्रेशंस होती हैं उनमें मल्टीपल ऑपरेंड्स होते हैं और ऑपरेटर्स होते हैं, तो वही हमारी कैटेगरी है बाइनरी ऑपरेटर्स की। जो जो कन्वेंशनल ऑपरेटर्स हैं जैसे प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड डिवीजन, रिमाइंडर साइन, दीज आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। ए प्लस बी अगर आप करते हैं तो दिस इज ऑपरेशन ऑफ बाइनरी ऑपरेटर। नेक्स्ट है जी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जैसे ये अभी हमने डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी कि दीज इंक्लूड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब हम इनको पढ़ लेते हैं कि ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर में कौन कौन से हैं जी, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, या इसको रिमाइंडर भी कहते हैं।
तो एडिशन डेफिनेटली आप लोग इनको बेहतर जानते हैं कि ये हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं किन पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। डेफिनेटली एडिशन इज़ फॉर एडिंग टू वैल्यूज, सब्ट्रैक्शन फॉर सब्ट्रैक्टिंग वन वैल्यू फ्रॉम अनदर वैल्यू, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइंग मल्टीपल वैल्यूज़, डिवीजन को यूज़ करना है तो वो डिवाइड वन वैल्यू बाय अनदर वैल्यू, मॉडुलस लेना है तो गिव रिमाइंडर ऑफ डिवीजन ऑफ टू इंटीजर वैल्यूज़। इसकी ये नीचे कुछ एग्जांपल्स भी हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आप इन एग्जांपल्स को कंसीडर कर सकते हैं। फर्दर है जी, एक असाइनमेंट ऑपरेटर भी होता है, कहता है असाइनमेंट ऑफ स्टेटमेंट, अ स्टेटमेंट दैट असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसमें हम एक वैल्यू को किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं। ठीक है, एक वैल्यू किसी वेरिएबल को असाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये नीचे एक एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है, हम उसी को देख लेते हैं। कहते हैं जी, असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल इज यूज इन असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल को हम एज अ असाइनमेंट ऑपरेटर इस C++ लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। जहाँ पे भी इक्वल का साइन आएगा, सिंगल इक्वल का, वहाँ पे इसका मतलब है कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो इसका सिंटेक्स क्या है, ये नीचे वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। तो आपका वेरिएबल क्या है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। तो वेरिएबल कोई भी नेम हो सकता है, जैसे नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है a इज़ इक्वल टू 100, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है। ऐसे ही नीचे c इज इक्वल टू a प्लस बी इक्वल टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर वेयर a प्लस बी इज असाइनिंग द वैल्यू ऑफ a प्लस बी टू c। तो ये है आपके पास एक असाइनमेंट ऑपरेटर। कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी हो सकते हैं। कहते हैं कि जी इसमें क्या डिफरेंस है, असाइनमेंट ऑपरेटर स्टेटमेंट दैट असाइंस अ वैल्यू टू मैनी वेरिएबल्स, जिसमें हम एक वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स के साथ असाइन कर सकते हैं, इज नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहते हैं जी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली हम अगेन इसको असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल ऑपरेटर को ही यूज़ करेंगे, लेकिन जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट होगा। उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि 10 हमने असाइन किया b को, और वही वैल्यू सेम है a के लिए। अगर हमने रखना है a और b की एक ही वैल्यू हो, तो a को भी 10 देना है और b को भी 10 असाइन करना है, तो हम उसको इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 10। ठीक है जी। ऐसे ही अगर हमने 3 वेरिएबल्स हैं x y z, उनको 100 असाइन करना है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, बजाय कि x इज इक्वल टू 100 देन y इज इक्वल टू 100 देन z इज इक्वल टू 100, बजाय इसके कि इस तरह लिखने के हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। C++ लैंग्वेज प्रोवाइड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स दैट कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर विद अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। ठीक है जी, ऐसे ऑपरेटर्स जो असाइनमेंट ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर को कंबाइन करते हैं, तो कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। उसको कैसे लिख सकते हैं, कहते हैं जी जनरल सिंटैक्स ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स एज फॉलोज, वेरिएबल ऑपरेटर इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। अब वेरिएबल के साथ जब हम ऑपरेटर लिखते हैं, तो उसके साथ ही आगे एक्सप्रेशन। इसका मतलब है कि ये एक्सप्रेशन जितनी भी है वो सारी की सारी असाइन हो रही है इस ऑपरेटर के साथ ऑपरेट करके इस वेरिएबल को। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये नीचे आ जाते हैं, n प्लस इक्वल 1 इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि हम n को बराबर कर रहे हैं n की जो वैल्यू है उसमें 10 ऐड करके। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे वैल्यू है n इज इक्वल टू 10 ऑलरेडी। अब आप चाह रहे हैं कि n में 10 और ऐड करना या 5 और ऐड करना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, n इज प्लस इज इक्वल टू 5। इस स्टेटमेंट का मतलब है इज इक्वल टू, मैं वैसे ही ये लिख रहा हूँ, दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू n प्लस 5। ठीक है, तो
इसका एक्चुअली जो मीनिंग्स हैं वो यही बनते हैं कि n की जो ऑलरेडी वैल्यू है हम उसको इसमें फर्दर 5 वैल्यूज़ ऐड कर रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर दूँ ताकि इजीली ये अंडरस्टैंडेबल हो। तो इसका मतलब है कि हम लोग n के अंदर क्या था 10, 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी 15 वैल्यू। ऐसे ही अगर इसको देखें तो n प्लस इज इक्वल टू 10, तो इज इक्वल टू 5 सॉरी। तो इसका मतलब है कि n प्लस क्या करे, n की जो वैल्यू है उसको इसमें 5 में ऐड करके फिर n को इक्वल कर दे, n को ही असाइन कर दे। तो ये दोनों स्टेटमेंट इक्वल हैं, इसलिए इसको बोलते हैं दिस इज कॉल्ड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। प्लस इक्वल, ये जो ऑपरेटर है प्लस इक्वल ऑपरेटर, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है जी, यहाँ पे डिवीजन भी हो सकती है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी, कोई भी ऑपरेटर आप यूज कर सकते हैं। तो ये है आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये नीचे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं, ए प्लस, ए माइनस, ए स्टेरिक, ए डिवीजन एंड ए मॉडुलस। तो ये मल्टीपल एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। जब भी हमने किसी भी वेरिएबल में एक डिजिट का या एक वैल्यू का इंक्रीमेंट करना हो तो उसके लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं इंक्रीज करने के। फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये सिनेरियो है क्या। लेट्स से मैं कहता हूँ कि a इज इक्वल टू a प्लस 1। अब मैं a के अंदर एक का इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो बजाय कि मैं इतनी लंबी चौड़ी एक्सप्रेशन लिखूँ तो सी प्लस प्लस हमें जो कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप सिंबल्स यूज़ कर लें, उसका भी पर्पज़ वही होगा जैसे आप एक का इंक्रीमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो वो क्या सिंबल हैं उसके लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं, वो देख लेते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय सिंबल प्लस प्लस। वो कहते हैं कि इसको हम इस शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए प्लस प्लस। ऊपर भी ये चीज़ पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं कि इसका डिफरेंस क्या है पहले प्लस प्लस लिखने का और बाद में प्लस प्लस लिखने का। एनी हाउ जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको हम हमेशा लिखते हैं प्लस प्लस के साथ। इट इज़ अ यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर। तो ये हमारे पास दिस इज कॉल्ड यूनरी ऑपरेटर एंड वर्क्स विद अ सिंगल वेरिएबल। तो हमेशा एक सिंगल वेरिएबल, जैसे ये ए वेरिएबल है और उसके साथ हमेशा यूज़ होता है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर कैन नॉट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट एंड एक्सप्रेशंस। तो हम किसी एक्सप्रेशन के साथ इसको यूज़ नहीं कर सकते, किसी कांस्टेंट के साथ यूज़ नहीं कर सकते, हमेशा ये यूज़ होगा किसी एक सिंगल ऑपरेटर के साथ, ऑपरेंड के साथ। जैसे ए हमने एक सिंगल वेरिएबल लिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ए प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस आर वैलिड स्टेटमेंट, बट एन प्लस प्लस इस तरह नहीं हम कर सकते क्योंकि हम हमेशा किसी एक वेरिएबल के साथ ही इसका इंक्रीमेंट करेंगे। सिमिलरली ए प्लस बी प्लस प्लस, ये भी हमारे पास इनवैलिड वैल्यूज़ हैं, इनवैलिड एक्सप्रेशंस हैं। तो हम लोग जब भी इसको यूज़ करेंगे वो किसी एक सिंगल वेरिएबल के साथ ही यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इसकी कैटेगरीज हैं पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स। पहले प्रीफिक्स। प्रीफिक्स फॉर्म है जिसमें हम प्लस प्लस को अगर पहले लिख दें तो ये है आपके पास प्रीफिक्स कैटेगरी। इसका मतलब है द अबव लाइन इंक्रीमेंट बाय वैल्यू ऑफ वेरिएबल y बाय 1। y को हमने 1 के साथ इंक्रीज कर दिया। और अगर हम बाद में अगर y प्लस प्लस लिख दें तो उसको बोलते हैं पोस्ट फिक्स, ठीक है। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज रिटन आफ्टर द वेरिएबल एज फॉलोज। द अबव लाइन आल्सो इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ वेरिएबल y बाय 1। अब डिफरेंस क्या है, इसको डिफरेंस को देख लेते हैं कि पोस्ट फिक्स में और प्रीफिक्स में डिफरेंस क्या है। व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर आर यूज्ड इंडिपेंडेंटली, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वर्क सिमिलरली। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ए प्लस प्लस एंड प्लस प्लस सेम। अब ए प्लस प्लस के और प्लस प्लस ए के दोनों के रिजल्ट सेम हैं, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे? बट व्हेन इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड इन अ लार्ज एक्सप्रेशन विद अदर ऑपरेटर, prefix and postfix forms work differently. For example,
द रिजल्ट ऑफ टू स्टेटमेंट्स ए इज इक्वल टू प्लस प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी में बी के जो वैल्यू है उसमें एक ऐड करके ए को साइन कर देते हैं। अब इस स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट हमारे पास इसमें, और नेक्स्ट स्टेटमेंट कहाँ पे है, ये वाली। इन दोनों में वैसे भी डिफरेंस नज़र आ रहा है और इनकी जो ऑपरेशन होगा वहाँ पे भी डिफरेंस आएगा। वो क्या है वो देख लेते हैं। कहता है जी स्टेटमेंट ए इज इक्वल टू प्लस प्लस कंटेन प्लस प्लस बी कंटेन्स टू ऑपरेटर्स प्लस प्लस एंड इक्वल। इट वर्क्स एज फॉलोज एट ऑर्डर। इट इंक्रीमेंट्स द वैल्यू ऑफ बी बाय वन। ठीक है जी, बी को वन के साथ इंक्रीज किया। इट असाइन द वैल्यू ऑफ बी टू ए। लेकिन दूसरे केस में कहता है जी इन पोस्ट फिक्स क्या होगा कि इट असाइन द वैल्यू ऑफ बी टू ए। इट इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ बी। इसका मतलब है कि आप पहले बी की वैल्यू को साइन कर देते हैं और उसके बाद फिर ए बी के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं। लेकिन पहले वाले में क्या है कि पहले बी में इंक्रीमेंट करते हैं और उसके बाद फिर बी की इंक्रीमेंटेड वैल्यू को आप असाइन करते हैं। तो जब हमारे पास प्री फिक्स यूज़ होता है वहाँ पे हमारा इंक्रीमेंट पहले अप्लाई होता है और असाइनमेंट बाद में होती है। लेकिन जहाँ पे इंक्रीमेंट बाद में आता है वहाँ पोस्ट फिक्स केस में, तो पोस्ट फिक्स में हमारा इंक्रीमेंट बाद में लगता है, पहले असाइनमेंट ऑपरेटर परफॉर्म हो जाता है। तो ये है एक्चुअली डिफरेंस इन दोनों में। इसी तरह बच्चे डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी होते हैं। डिक्रीमेंट का ऑपरेशन भी सेम वर्क काम करता है। इसमें जस्ट डिफरेंस ये है कि आपने एक वैल्यू जब डिक्रीज करनी होती है तो उसका क्या पर्पज है। कहते हैं जी डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय वन। ठीक है जी, टू डिक्रीज द वन वैल्यू। तो किसी भी वेरिएबल से वन डिक्रीमेंट करना हो एक पॉइंट का तो उसके लिए हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर करते हैं। इसका भी पोस्ट फिक्स होता है और प्री फिक्स होता है और दोनों का पर्पज सेम है जैसे हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पढ़ा है, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स। फर्दर आ जाए जी हमारे पास ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। जैसे हम मैथमेटिक्स में कुछ रूल्स पढ़ते हैं कि हमने लेफ़्ट टू राइट कौन से रूल्स को फॉलो करके अपनी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। लाइक हमारे पास अगर प्लस आ जाता है पहले, उसके बाद डिवीजन आ जाती है, तो उनमें सबसे पहले किसको हमने ऑपरेट करना है, किसको परफॉर्म करना है, तो इसको हम प्रेसिडेंसी रूल भी बोलते हैं। वो क्या है इसको देख लेते हैं। कहते हैं जी ऑपरेटर इन विच डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस इन एन एक्सप्रेशन आर इवेलुएटेड इज नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। ठीक है जी, जिस सीक्वेंस के साथ हम ऑपरेटर्स को इवेलुएट करते हैं एक्सप्रेशन को, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंसी। दिस इज आल्सो नोन एज हायरार्की ऑफ ऑपरेटर्स। अच्छा जी, उसका क्या है उसमें उसके रूल्स को देख लेते हैं। एनी एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। सबसे पहला रूल ये है बच्चे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहला रूल है कि जब भी अपने किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल को भी पढ़ लेते हैं। पर्पस क्या है हमारा कि हम लोग चाह रहे हैं हमारे पास ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी मल्टीप्लाई बाय डी माइनस ई। अब ये देखिए हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको ये नहीं है कि हमारे पास कोई रूल नहीं है, डेफिनेटली इसके लिए सेट ऑफ रूल्स हैं। दीज रूल्स आर कॉल्ड ऑपरेटर प्रेसिडेंसी रूल्स। ठीक है जी, या इसको हायरार्की ऑफ ऑपरेटर भी कह सकते हैं। तो वो कहते हैं कि पहला रूल है एनी एक्सप्रेशन गिवन इन पैरेंथेसिस इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। तो पैरेंथेसिस है, ये ब्रैकेट लगी हुई है। कहते हैं कि जब भी ब्रैकेट आएगी तो उसको हम सबसे पहले इवैल्यूएट करेंगे। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर देते हैं ताकि चीज़ें और आसानी से एलेबोरेट हो जाएं। प्लस वाई आर। ठीक है, अब ऊपर इस एक्सप्रेशन में देखें तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन में पैरेंथेसिस हैं तो वो भी एग्जिस्ट करती हैं। इस केस में वो कहता है कि जो पैरेंथेसिस हैं उनको सबसे पहले डील करें, फिर सबसे पहले एवेलुएट करें।
उसके बाद फिर देन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर आज वैलिडेटेड। तो लेफ्ट टू राइट आपने मूव करना है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दोनों में से कोई भी पहले आ जाता है तो आपने उसको परफॉर्म कर देना है। उसके बाद फिर प्लस और माइनस ऑपरेटर आर वैल्यूएटेड, फिर प्लस और माइनस लेफ्ट राइट जाना है और प्लस माइनस में से जो भी पहले ऑपरेटर आ जाता है उसको परफॉर्म करना है। इन केस ऑफ parentheses विद इन द parentheses द एक्सप्रेशन ऑफ द इनर parentheses विल बी evaluated फर्स्ट। वो कहते हैं कि अगर parentheses के अंदर ब्रैकेट आ जाती है तो आप जो अंदर वाली ब्रैकेट है उसको पहले रिजॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे 3+4 है तो इसका मतलब है बाहर भी एक ब्रैकेट है, तो आप सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में 3+4 करेंगे। ठीक है जी। अगर इसी को हम रिजॉल्व करते हैं एक्सप्रेशन को तो उसका क्या वे है आंसर, हम थोड़ा सा इसको वैल्यूएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2, इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। 3 सी की वैल्यू आ जाएगी लेट से 3 2 डी को हम रिप्लेस कर देते हैं 3 के साथ, 4 के साथ और ये 6 के साथ। अब ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, तो ऑपरेटर प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंगली हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3+4 इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 7। ठीक है जी। अब ब्रैकेट के अंदर प्रेसिडेंसी रूल अप्लाई करें तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें हैं सबसे पहले इसको सॉल्व करना है कैसे, लेफ्ट टू राइट। देखेंगे कि हमारे पास सबसे पहले कहता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेटर को वैल्यूएट करना है। तो ये ऑपरेटर कौन सा है, प्लस है, इसको छोड़ दें। ये ऑपरेटर कौन सा है, प्लस है, इसको छोड़ दें। ये डिवीजन आ गई 2/3 तो इसका जो आंसर है वो 1 आएगा, क्योंकि हमारे पास 2/3 उसको करें तो 1 रिमाइंडर आता है और 1 ही हमारे पास आ जाएगा 2/3। तो अगर आसानी से हम इसको 4 कर लेते हैं नेट से तो ज़्यादा आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि अभी हमने रिमाइंडर को या मॉडुलस को प्रॉपर वे से नहीं पढ़ा तो उसको बाद में पढ़ते हैं। तो 2/4 इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। 2/4 ये आ जाएगा हमारे पास कितना जी, 2। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ गया कि अब डिवीजन और स्टेरिक, इसको हम देख लेना है। अब हमारा डिवीजन खत्म हो गया, स्टेरिक आ गया। स्टेरिक को भी पहले सॉल्व करेंगे। 2 × 3 कितना आ जाएगा, 6। ठीक है जी। अब और कोई डिवीजन भी नहीं है और स्टेरिक भी नहीं है, अगेन हम यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे। इसी पैरेंथेसिस के अंदर हम देखेंगे कि सबसे पहले प्लस है तो प्लस को सॉल्व करेंगे। 7 + 2 9। अब प्लस माइनस, इनमें से सबसे पहले लेफ्ट टू राइट प्लस माइनस को जो भी पहले आ जाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो 9 + 6 आ जाएगा 15। -4 ये कितना आ जाएगा, 11। अब हमारे पास जो ब्रैकेट है वो ख़त्म हो चुकी है, पैरेंथेसिस ख़त्म हो चुकी हैं। अगेन वही रूल अप्लाई होगा कि लेफ्ट राइट हम देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है या डिवीजन तो नहीं है, कोई भी नहीं है। अब प्लस माइनस वाला देखेंगे ऑपरेटर्स, तो हमारे पास पहले माइनस है 2 - 11, तो ये आ जाएगा हमारे पास -9, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू ज़्यादा है तो -9। उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा हमारे पास ओवरऑल -3। ठीक है जी। तो उस एक्सप्रेशन का जो आंसर है वो है -3। तो इस वे के साथ हम अपनी एक्सप्रेशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे, ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं, आप इन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंगली भी चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑपरेटर एसोसिएशन, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, इसको हम यही चीज़ है जो ऊपर पढ़ चुके हैं कि हमारा लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट, प्रीफिक्स पोस्टफिक्स किस तरह यूनरी ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर के साथ एसोसिएट हैं। ये आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर अगर हमारे पास लेट्स से ब्रैकेट्स के अंदर हैं, इसकी एसोसिएशन लेफ़्ट राइट होगी हमेशा पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स के साथ। इसी तरह यूनरी प्लस और माइनस प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स की लेफ़्ट राइट होगी। इसी तरह प्लस डिवीजन मॉडुलस इनकी होगी। तो ये बेसिक आप नीचे एग्जांपल्स में देख सकते हैं कि किस तरह एसोसिएटिविटी है। ये बड़ा सिंपल सा एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट बच्चे है जी टाइप कास्टिंग।
टाइप कास्टिंग का मतलब होता है कि हमारे पास जैसे इंटीजर वैल्यू है, तो हम लोग इंटीजर को दूसरी जो इसकी कैटेगरी डाटा टाइप है जैसे फ्लोट है, उसमें कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्या क्या वे है, उसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द डाटा टाइप ऑफ अ वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इज नोन एज द टाइप कास्टिंग। ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डाटा टाइप कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक वैल्यू की ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन, दिस इज नोन एज टाइप कास्टिंग। देयर आर टू टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट है और एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट में क्या होता है जी, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली बाय सी प्लस प्लस कंपाइलर। ये ऑटोमेटिकली सी प्लस प्लस का कंपाइलर कंपाइल करता है। द ऑपरेंड्स इन अरिथमेटिक ऑपरेटर मस्ट बी ऑफ द सिमिलर टाइप। An expression in which operands are of different data type is called mixed type of expressions. तो आपके पास जो नीचे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक्सप्रेशन हैं, वो कहता है कि कैरेक्टर प्लस फ्लोट इज इक्वल टू फ्लोट, इंटीजर माइनस लॉन्ग इज इक्वल टू लॉन्ग। तो ये है टाइप कास्टिंग इस वे के साथ। एक्सप्लिसिट में आ जाए तो एक्सप्लिसिट में कहता है कि explicit casting is performed by the programmer, जो प्रोग्रामर खुद से करता है। it is performed by the user by using cast operator। तो यहाँ पे बेसिकली हम कास्ट ऑपरेटर को यूज करते हैं। द कास्ट ऑपरेटर टेल द कंप्यूटर टू कन्वर्ट द डाटा टाइप ऑफ द वैल्यू। तो हम कंप्यूटर को बताते हैं, प्रोग्रामर कंप्यूटर को बताता है कि किस तरह आपने इस डाटा टाइप को टाइप कास्ट करना है। उसका क्या वे है, कहता है जी टाइप, सबसे पहले टाइप बताते हैं और एक्सप्रेशन बताते हैं। नीचे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो कहता है कि जी इंट प्रोग्राम में आ जाए, शाबाश। कहता है जी ये टाइप कास्टिंग यहाँ पे हो रही है। आपके पास ऊपर देखें फ्लोट ए और बी, दो वेरिएबल्स हैं ए बी, फ्लोट डाटा टाइप के। तो आपने उनको इंटीजर डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। आपने कहा कि ए इनटू इंट, आप ए को इंट कर दो और बी को भी इंट कर दो, और उसके बाद इंटीजर करने के बाद इनका जो मॉडुलस आएगा उसको साइन कर दो सी के साथ। तो ये आपने टाइप कास्टिंग यहाँ पे कर दी। ठीक है जी, तो ये है आपका वे। नेक्स्ट है जी साइज ऑफ ऑपरेटर। अब साइज ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ एनी डाटा टाइप। इट गिव्स द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द दैट वैल्यू। तो पीछे बच्चे हम लोग पढ़ते रहे हैं कि किस तरह किसी भी एक वेरिएबल को उसका जो जो बाइट्स असाइन होते हैं या जो मेमोरी असाइन होती है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो उसका वे ये है कि हम साइज ऑफ ये ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल साइज ऑफ एन, साइज ऑफ 10, साइज ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं, इसको प्रोग्राम के अंदर देख लेते हैं। कहते हैं जी साइज ऑफ करेक्टर, करेक्टर का साइज कितना है, तो आपको बताता है कि इसका करेक्टर का साइज 1 है। तो ये हमेशा आपको बताएगा कि इसके कितने बाइट्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये आपके पास बड़ा एक सिंपल मेथड है कि आपने किसी भी डाटा टाइप का साइज चेक करना हो कि इंटीजर को कितने बाइट्स ऑक्युपाइड होते हैं, फ्लोट को कितने होते हैं, लॉन्ग को कितने होते हैं, डबल को कितने होते हैं, लॉन्ग डबल को। तो आप उसको सिंपल लिखेंगे साइज ऑफ इंट और उसको आप प्रिंट कर देंगे, तो आपको वो बता देगा कि इंट के फ्लोट के ये साइज है। किसी भी डाटा टाइप का साइज चेक करना हो तो हम उसको इस वे के साथ साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बचे हैं कमेंट्स। ये कमेंट्स वही चीज़ें हैं, ये अभी तक जो चीज़ें बार बार बता रहा हूँ को जो पढ़ रहे हैं, ये फंडामेंटल्स हैं कि आप प्रोग्राम के अंदर इन चीज़ों को यूज़ करते हैं। अब कमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह हम कहते हैं कि हमने अपने डॉक्यूमेंट लिखा है, उसके ऊपर कुछ कमेंट्स एक्स्ट्रा कुछ एक्सप्लेनेशन करनी हो तो हम कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। तो सेम वे है कि आप अपने कोड में भी कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। द कमेंट्स आर लाइंस ऑफ प्रोग्राम दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड। ये हमेशा कमेंट्स में जब चीज़ें लिखते हैं तो वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती, वो एग्जीक्यूट नहीं होती, वो जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी डिस्क्रिप्शन होती है। द कंपाइलर ignore the comments and does not include them in executable program. This is why the comments do not affect the size of executable program. आप जितने मर्जी कमेंट्स लंबे लिखते जाएं उसका साइज पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के टाइम पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए आप उसको जितना मर्जी लेंथी लिख सकते हैं। मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं, सिंगल लाइन में भी लिख सकते हैं। अगर सिंगल लाइन में कमेंट्स लिखने हैं तो उसके लिए हम डबल स्लैश लिखते हैं। ठीक है जी,
जैसे ये नीचे लिखा हुआ है, आप ये नीचे ऐड कर सकते हैं इसको। फॉर एग्जांपल दिस इज़ फॉर द सिंगल लाइन, और कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक अ मैन प्रोग्रामर। तो आप इसको एज अ कमेंट लिखना चाह रहे हैं तो उसके साथ आप डबल कमेंट, डबल स्लैश ऐड कर सकते हैं। इसको एक प्रोग्राम के अंदर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी मैं इंट, सॉरी मेरा कीबोर्ड ठीक काम नहीं कर रहा, तो मैं यहाँ पे लॉन्ग कर देता हूँ, डबल x इज इक्वल टू 12.3। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे किसी को समझाने के लिए कमेंट शेयर कर सकता हूँ कि भाई ये क्या चीज़ है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे साथ में इसके कमेंट शेयर कर सकता हूँ। ये जो चीज़ है अभी तक जो लिखी है ये एग्जीक्यूटेबल है, लेकिन इसके बाद जो कमेंट्स ऐड करेंगे अगर करना चाहते हैं तो डबल स्लैश लगाएंगे, उसके बाद दिस इज हियर इज प्रोग्राम, हियर इज वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो ये जो कमेंट्स हैं ये एग्जीक्यूटेबल नहीं है, ये जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन है। अगर आपने मल्टीपल लाइंस में लिखना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये मल्टी लाइन कमेंट्स आर इंसर्टेड द कोड बाय प्लेसिंग स्लैश स्टेरिक बिगनिंग ऑफ कमेंट्स, जहाँ से कमेंट स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो आप पहले यहाँ पे स्लैश स्टेरिक लगाएंगे और उसके बाद मल्टीपल कमेंट्स ऐड करते जाएंगे, जैसे कि आप ऐड करते जा रहे हैं मल्टीपल। ठीक है जी। और ऐड होने के बाद फिर आप उसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, स्टैटिक स्लैश। ठीक है। तो ये जितना भी है ये आपका एक्चुअली कमेंट है अभी तक यहाँ पे, दिस इज द कमेंट। ठीक है। सॉरी ये है तो रफली, लेकिन हमने जस्ट इसको एक कमेंट के तौर पे इसको जस्ट एक एग्जांपल ली है, इसलिए आप मल्टीपल लाइंस में भी इसको ऐड कर सकते हैं। सिंगल लाइन में करना है तो उसको आप डबल स्लैश यूज़ कर सकते हैं, और मल्टीपल में करना है तो आप उसको स्लैश और स्टैरिक और स्टार्टिंग के लिए और स्टैरिक और स्लैश एंडिंग के लिए इस वे के साथ यूज़ कर सकते हैं। इसको सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, और ये इसलिए पर्पज़ के लिए है कि आपने अगर मल्टीपल के लिए यूज़ करना है तो आप उसको मल्टीपल मल्टीपल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर 3। यहाँ तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो आपको होपफुली बहुत क्लियर तरीके से पता भी चल गया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है जी बच्चे आपका, उसको देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का जो टाइटल है जी इनपुट एंड आउटपुट। अब हम थोड़ा सा जो प्रोग्राम है सी प्लस प्लस में उनकी तरफ मूव कर रहे हैं कि हम किसी भी, अगर याद हो हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया था कि कंप्यूटर में हम जो प्रोग्राम लिखते हैं उसको कोई इनपुट प्रोवाइड करते हैं, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, देन वो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम में इनपुट कैसे देते हैं, किस वे के साथ, और आउटपुट कैसे लेते हैं, किस वे के साथ आउटपुट लेते हैं, उनको ये डिस्कस कर लेते हैं। जी चले मैं ये वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको साथ ही अपलोड कर देता हूँ, ये एक नए चैप्टर के साथ, चैप्टर नंबर 4।